तो अभी तक हमने सॉल्यूशंस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जाना है, ठीक है, जिसमें हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन ppm, मास बाय वॉल्यूम रेशियो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ों की हमने बात किया था, ठीक है। एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो बहुत ही लेस कॉमन है, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी जनरली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मोलर मास के जगह पर फॉर्मूला मास का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड के लिए मोलर मास ना कह करके हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मास, क्योंकि सोडियम क्लोराइड किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो उसका फॉर्मूला है NaCl, उसी के मास को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और मोलर मास के जगह पर उसी मास का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक वही कॉन्सेप्ट फॉर्मेलिटी के लिए भी है, बस फर्क ये है कि फॉर्मेलिटी यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आगे जो इस चैप्टर में हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और सॉल्युबिलिटी हम लोग को दो केस में जानना है, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स और दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। और जो सेकंड पार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इसी में एक फेमस लॉ है हेनरीज लॉ, इसको भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्युबिलिटी it is defined as the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given टेम्परेचर, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन है। अभी हम इसको एलेबोरेट करते हैं कि इस डिफिनीशन में किन बातों की एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature। यानी किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में, ये कोई पार्टिकुलर सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट 100 ग्राम हो, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूट, यहां तो सॉल्यूट है नहीं, तो इस सॉल्वेंट में हम लोग यहां पर सॉल्यूट ऐड करने वाले हैं और इसके जो भी अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x ग्राम, ठीक है। और x ग्राम 100 ग्राम में ऐड करने से अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको मिल गया अगर, तो ये जो x ग्राम यूज किया गया है सॉल्यूट का अमाउंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में इसे ऐड करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो इसी x को हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आवर सॉल्यूट, ठीक है।
यानी किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम मिलाने से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी अमाउंट को हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, या फिर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के तरह लिखना चाहें तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100, क्योंकि 100 पार्ट्स में हम लोग कंपेयर करते हैं तो परसेंट के फॉर्म में लिखा जाए, या फिर हम लोग लिख देंगे x ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको इस फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution at a particular temperature is called solubility of that particular solute at that particular temperature। देखिए टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है, इसीलिए लास्ट में हम लोग एट अ गिवन टेम्परेचर लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये सॉल्वेंट भी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्यूट है, ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, 3 लिक्विड में हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए पार्टिकुलर सॉल्वेंट का केस होगा ये। ठीक, दूसरी बात कि अगर इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में, सोडियम क्लोराइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक सॉल्यूशन हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, दूसरा हमने 35 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, और तीसरा हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, तो तीनों में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसलिए डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट लिखना ज़्यादा सही है, पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। ठीक, अभी भी एक चीज इसमें एक्सप्लेन करना बाकी है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि किसी भी सॉल्यूट के ग्राम में अमाउंट जो कि किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के 100 ग्राम में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी है, उसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, सॉल्वेंट चेंज होगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज डिफाइंड with respect to particular solvent at a particular temperature। कभी भी हम लोग किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अगर बताते हैं, जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी x ग्राम है, तो सिर्फ x ग्राम नहीं कहेंगे, x ग्राम इन लिक्विड A एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, कौन से सॉल्वेंट में है और कितने डिग्री सेल्सियस पर है, ये भी हमको इंडिकेट करना होगा। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग बात करने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एक केस सपोज करते हैं, केस हम लोग वही पहला केस हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक केस से इसको समझते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग वहां क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सो लेट अस स्टडी this topic with the help of this simple experiment। ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि सपोज किया गया कि एक प्योर सॉल्वेंट है जिसको A से रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें सक्सेसिवली सॉल्यूट B ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना देगा।
इसलिए आप देखिए यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिखा गया है, इसके आगे जो 3 बीकर दिख रहे हैं उसमें सॉल्यूशन लिखा गया है, मतलब ये सॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग इसको प्योर सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट बी ऐड करेंगे तो यहां जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जितना अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का उससे ज़्यादा इसमें रहेगा, उससे ज़्यादा इसमें रहेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है ना, क्योंकि हम सॉल्यूट लगातार ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसके बल्क में 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है। 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं? पहला है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया डिसॉल्व होना। ठीक है। यानी सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, इससे सॉल्यूशन का बनना। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होते रहता है कि जो सॉलिड पहले से लिक्विड में डिसॉल्व हो चुके हैं वो भी सेपरेट होते रहते हैं, यानी जो पहले से घुला हुआ है लिक्विड में वो सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट भी होते रहता है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो दूसरा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो चेंज हो रहा होगा किसमें? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में। ठीक है। सॉल्यूट हमारा किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। यहां भी वही है, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन हो गया। वहीं पर जो सॉलिड पहले से डिसॉल्व था लिक्विड में, वो सॉल्यूशन बना चुका था, वो सॉल्यूशन से सेपरेट होना, वापस सॉलिड स्टेट में चेंज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, मतलब द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। कि अब मैंने यहां दिखाया प्योर सॉल्वेंट, इसके आगे ये तीनों सॉल्यूशन दिख रहे हैं, तो तीनों सॉल्यूशन में जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। तो जब हम शुरू में ऐड करते हैं किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, उस समय डिसोल्यूशन इज फार मोर फास्टर देन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन से बहुत ज्यादा है, इस वजह से आसानी से हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। आगे हम ये कंटिन्यू करते चलें तब क्या होगा? अब डिसोल्यूशन जो है फास्ट तो है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना कि पहले केस में था। यहां मैंने इस फार मोर ग्रेटर लिखे हैं, और यहां क्या लिखे हैं? ग्रेटर। मतलब अभी भी रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और फाइनली हम लोग ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जबकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। या हम इसी को एक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। और ये जो इक्विलिब्रियम होगा एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है लेकिन इक्वल रेट से चल रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल करके सॉल्यूशन बना रहा है उसी रेट से सॉल्यूशन सेपरेट हो जा रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अब जो भी हम ऐड करना चाहेंगे सॉल्यूट तो उससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड सॉल्यूशन है, फोर्थ स्टेज हो गया और थर्ड सॉल्यूशन हो गया 1 2 3। ठीक है, तो इसमें हमने इसी स्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है और ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। एक ऐसा स्टेज आएगा जबकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसका डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be added at a particular temperature is called saturated solution। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट्स ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन the process of dissolution and the process of crystallization. It means the rate of dissolution and the rate of crystallization both are equal। मतलब जिस रेट से डिजॉल्व हो रहा है सॉलिड उसी रेट से सॉलिड जो डिजॉल्व हो चुका था वो सेपरेट हो रहा है। इसी वजह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। ठीक है, एक और बात हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन contains the maximum amount of solute dissolved in it at a particular temperature। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट होता है, अब उससे ज़्यादा हम लोग उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो हम लोग को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बचे हुए जो सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 और बहुत सारे स्टेज होंगे इसके बीच में, उनको हम लोग क्या कहेंगे? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले तक के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनीशन दिया उसी के फॉर्म में इसका भी डिफिनीशन दे सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी डिजॉल्व या एडेड है ना, कैन बी एडेड ऑब्लिक डिजॉल्व्ड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर और अधिक और ज़्यादा सॉल्यूट
ऐड नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी खासियत क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द रेट ऑफ dissolution and the rate of crystallization. Means the process of dissolution and the process of crystallization occur at equal rate, so there is no change in the concentration of solution. ठीक है। The concentration of solution is fixed and saturated solution contains the maximum amount of solute dissolved in the solution at particular temperature. ये तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम लोग को ये जानना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं इन लिक्विड। ठीक है। यानी जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं factors affecting the solubility of solids in liquids। ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है। तो देखिए जो सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक ऐसे जो कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरी में है वो? आयनिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड्स मतलब जो आयन से बने होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जिनको हम लोग कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, ठीक है, NaOH, ये सब हमारे क्या हो गए? आयनिक सॉलिड्स हो गए। ठीक है। अब जो है इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, लिक्विड H2S। ये सब जो सॉल्वेंट हैं पोलर सॉल्वेंट हैं और इनमें आयनिक सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी हाई होता है क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में आयंस पाए जाते हैं और ये जो सॉल्वेंट हैं ये पोलर होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर का आपने VSPR थ्योरी में इसका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा। दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है। और इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जबकि दोनों हाइड्रोजन पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो सॉल्वेंट है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है। इस पे पोलैरिटी है। वाटर की बात करें तो इट हैज हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसीलिए वाटर सबसे सुइटेबल सॉल्वेंट है आयनिक सॉलिड्स के डिसॉल्व होने के लिए। इसीलिए जो सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। इट इज बिकॉज ऑल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स एंड वाटर इज ए बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सो a large number of solute particles are dissolved in water। दूसरे होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स
या हम कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे नेप्थलीन हो गया, ठीक है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव पोलैरिटी, दे डू नॉट कंटेन आयंस, एंड देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये है कि हमारा सॉलिड कैसा है और सॉल्वेंट यानी लिक्विड कैसा है, इनके नेचर पर उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है, पहला फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जा सकता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पर इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जो सॉलिड्स का डिसोल्यूशन है, यानी सॉलिड प्लस लिक्विड से सॉल्यूशन का बनना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक है मतलब हीट रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो डेल्टा सॉल्यूशन H मीन्स हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 0, या हम कहें हीट ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, किसके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट तो हम लोग इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ही करते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसी के लिए ये चीज हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर किसी सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस केस में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पर ही है, ठीक है, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम से रिलेटेड है और इक्विलिब्रियम में हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का यूज किए थे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हो सकता है सॉलिड प्लस लिक्विड से सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मींस हीट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0 और हीट ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीजिंग प्रोसेस, मतलब जब सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में सॉल्यूशन बनने के लिए तो हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है खुद पे खुद। ये लेफ्ट से राइट यानी फॉरवर्ड प्रोसेस में जाने पर हीट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये दोनों चीज किसी सॉलिड के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं कि सॉलिड को लेकर के डिसॉल्व करना होगा पार्टिकुलर सॉल्वेंट में,
तब हम चेक करते हैं कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो उस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट वाले केस में एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब एग्जांपल हैं फर्स्ट केस के। ये जो सॉलिड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में उसी तरह एग्जांपल हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, लिथियम कार्बोनेट, KOH, ये सब ऐसे सॉलिड हैं जिनका डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो इनके केस में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सिंपली आपको ये फैक्ट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी सॉलिड की हीट ऑफ डिजोल्यूशन 763 किलोजूल पर मोल है, तो अगर पॉजिटिव दिया हुआ है इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अब पूछा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हमें याद रखना होता है। ठीक है, लेकिन हम कोई भी सॉलिड हमारे सामने रख दिया जाए और पूछा जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो पहले तो एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। उसके बाद हम लोग इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब उनके वॉल्यूम में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होगा। अगर उसको प्रेशर का इफेक्ट दिया जाए किसी सॉलिड या लिक्विड पर तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। गैसेस के केस में इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो इंपॉर्टेंट दो ही फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सेकेंड थिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, अब किसी गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहां भी सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा नेचर ऑफ गैस, जिसको हम लोग कहें सॉल्यूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस में जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर सॉल्युबल। ऑलमोस्ट ऑल इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। ठीक है, जो ये वेरीफाई करते हैं कि वाटर में बहुत सारा गैसेस डिजॉल्व है। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जैसे जो फिशेस हैं, वो आसानी से पानी में कैसे ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही वो गिल्स के थ्रू इंटेक करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वाटर जो कंपाउंड है उसको ब्रेक करके उसमें से ऑक्सीजन वो ऑब्टेन करते हैं, ऐसा नहीं है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी का कुछ पार्ट वाटर में डिजॉल्व होता है, और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं अपने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से
हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे गैसेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर हम उसी के बेसिस पर नेचर को एक्सप्लेन कर लें, जैसे H2, N2, O2, ये जो गैसेस हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखें CO2, NH3, ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये मोर सॉल्युबल इन वाटर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से अमोनिया भी जो गैस है वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज हो जाता है NH4OH, ठीक है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और डिजॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो इसके पीछे लॉजिक ये बताया गया कि जो गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं वो कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल होंगे देन द गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग गैसेस के जो नेचर होगा वो भी डिसाइड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। अब इसमें देखिए जैसे N2 है, O2 है, CO2 है, दे आर मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल देन इन वाटर। इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल, उसमें ये गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी इनके लिए जो बेस्ट सॉल्वेंट होगा वाटर और इथेनॉल में वो इथेनॉल होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें NH3, H2S, इनकी बात करें तो दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन इथेनॉल। जस्ट अपोजिट हो गया, यानी सॉल्वेंट का भी रोल है किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए ये बात ध्यान से जानना जरूरी है कि गैस प्लस लिक्विड से सॉल्यूशन बनना, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए डेल्टा H हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, यानी लेस देन 0, या हम कहें डेल्टा सॉल्यूशन H इज नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। मतलब द प्रोसेस ऑफ dissolution of gases in liquids is exothermic। ठीक है, सॉलिड्स के केस में मैंने क्या बताया, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक ही होता है, और एक्सोथर्मिक ही होता है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस decreases with increase in
टेम्परेचर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, अब इसका कुछ बिहेवियरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे वाटर है, तो वाटर जो प्योर वाटर है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो वाटर का तो कोई टेस्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग जब ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, इस वजह से उसका एक पार्टिकुलर टेस्ट हमें पता चलता है। कभी कभी ऐसा होगा कि हैंड पंप का पानी हम लोग को पीने को दिया जाए तो हमें लगेगा कि नहीं, ये पानी अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व हैं, जिसकी वजह से उसकी एक पार्टिकुलर टेस्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो फैक्ट है, जो कंक्लूजन है, वो सही है कि नहीं सही है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक बीकर में हमको 200 ml वाटर लेना है। ठीक है, और एक दूसरे बीकर में भी हमको इतना ही अमाउंट वाटर का ले लेना है। ठीक है, 200 ml। दोनों वाटर एक ही सोर्स से होने चाहिए, यानी उसमें मिनरल कंटेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें चेंज हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको हमने वैसे ही रख दिया है और इसको जो है हम हीट करेंगे। ठीक, हीट करेंगे तो क्या होगा कि वाटर इवापोरेट होगा, लेकिन जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो एस्केप नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कि वाटर इवापोरेट होता है, उसके साथ जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो तो इवापोरेट होगा नहीं, वो तो उसी वाटर में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ देर इसको बॉयल करने के बाद हम लोग ठंडा कर दें, और ठंडा करके दोनों वाटर को हम टेस्ट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जो पानी को हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद ठंडा कर दिया, उसके बाद हमने उसको पीने के लिए यूज किया, तो उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको टेस्ट का। ठीक है, इसकी टेस्ट की क्वालिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब इसमें थोड़ी टेस्ट की कमी आ जाएगी जिसको हमने बॉयल किया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉयल करके तुरंत गरम गरम पीना है, बॉयल कर लीजिए, उसके बाद ठंडा कर दीजिए उसको, उसके बाद उसको चेक करिए आप, तो आप देखेंगे कि उसमें जो क्वालिटी होगी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा, उसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि वाटर का कुछ अमाउंट इवापोरेट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ बढ़ गया है ना, आपने पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन वो है। दूसरा रीजन है कि जो पहले से डिजॉल्व गैसेस थी वो एस्केप आउट हो गए, बाहर चले गए, इस वजह से भी कुछ टेस्ट में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, एक और छोटा सा फैक्ट है कि जो एक्वेटिक लाइफ्स है, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, दे फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन, या हम कहें दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, जैसे एक लेक है, इसका टेम्परेचर, प्रेजेंट टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, और कुछ समय बाद आफ्टर सम डेज द टेम्परेचर फॉल्स टू 12 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ, तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसके जस्ट अपोजिट सोचिए, यानी ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर जो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस उसमें डिसॉल्व होंगे, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंड देयरफॉर मोर ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड दे विल फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो जितना पानी ठंडा होगा
उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उतना आसान एक्वेटिक एनिमल्स को सरवाइव करने में होगा। ठीक है। तीसरी एक यूजुअल हम लोग प्रैक्टिस है, हम लोग का एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, सोडा वाटर हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहता है। ठीक है। तो इसको ड्रिंकिंग पर्पज में लाने से पहले, यानी इसको पीने से पहले क्या करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं। ठंडा क्यों करते हैं, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें डिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अगर उसको गर्म करा जाए तो क्या होगा, गर्म करके आप एक बार देखिए, कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल लाइए, उसको किसी वेसल में सारा निकाल करके उसको गर्म कर दीजिए और गर्म करके पीने का प्रयास करिए, कैसा लग रहा है आपको। तो आप देखेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक का जो भी टेस्ट है, ठीक है, जिसके लिए आप उसको पीने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें डिजॉल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के लिए, और जैसे ही आप गर्म करेंगे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से रिमूव हो जाएगा एंड इट विल जस्ट ए स्वीट वाटर। ठीक है ना, मीठा पानी होगा और कुछ भी नहीं होगा वो। ठीक है। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा बात क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल डिक्रीज। ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज, या इसके अपोजिट कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं, solubility of gas increases with decrease in temperature। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है। यहां बहुत क्लियर है, यहां एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो केस नहीं है, सिंपल सी बात है कि गैस का लिक्विड में डिजॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। ये चीज हो गया। अब चौथा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हेनरी ने गैसेस के सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया। ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है। और इसी पर बेस्ड एक लॉ दिया हेनरी ने, जिसको हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आज के जो टॉपिक हैं उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है। जो कि हेनरीज लॉ का कंक्लूजन है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। आप भी थोड़ी सी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके क्वेश्चंस को भी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, उसमें 2 फैक्टर पढ़े। ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। और गैसेस के सॉल्युबिलिटी के लिए हमने 3 फैक्टर पढ़ा, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वन मोर फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर solubility of gases in liquid, which is pressure, and the effect of pressure is studied with the help of Henry's law, which we will discuss in next class। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।